बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने अभी तक CRQs जो थे दो वो हम देख चुके थे, और जिन चैप्टर्स में से देखे थे CRQs अभी तक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नहीं किया है। इसके अलावा साउंड वेव्स का हम कर चुके हैं, SHM का हम कर चुके हैं CRQ। उसके अलावा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का भी हम CRQ जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर का अगला पार्ट ERQ से रिलेटेड होता है, तो जो आपके 2009 से ERQs पेपर में आते रहे हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आप मार्क भी करते जाइएगा बुक के अंदर, कंटेंट क्या लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, ये मैं साथ ही साथ बता दूँ। मैं पूरा लिखूंगा नहीं, लेकिन जो कंटेंट रिक्वायर्ड होगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता जाऊँगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग पेन से या पॉइंट से लिखते चलिए। इसमें आपको ये समझ में आएगा कि ERQ आता किस तरीके से, कंटेंट ज्यादा क्यों लिखना होगा। अच्छा, एग्जाम में ये तकरीबन 6 नंबर का होता है, 6 मार्क्स का होता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे ब्रेक करके तोड़ के एग्जाम ले रहे होते हैं, लिहाजा हम उसको कम ही का रखेंगे, 3 या 4 का रखेंगे। तो उसमें दूसरा क्वेश्चन भी ऐड अप कर देते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। समझ में आती है बात बेटे? अब यहाँ पर पहला ये दे रहे हैं, जैसा कि ये स्प्रिंग से ब्लॉक जुड़ा हुआ है तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये जो है ये सिंपल हार्मोनिक SHM से रिलेटेड, यानी कि पहले चैप्टर से दिया गया और इसमें लिखा हुआ भी। तो इधर और करके आता है, 2 क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं हर ERQ। आपके 2 ERQs होंगे तो 2 के अंदर 4 सवाल होंगे, पहले 2 में से 1 करना होगा और दूसरे 2 में से 1 करना होगा, ठीक है। तो उसके अंदर ऑप्शन होता है व्हाट इज मेंट बाय सिंपल। अब आपने लिखना है व्हाट इज मेंट बाय सिंपल, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहले आप डेफिनेशन देंगे, फिर उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे और लिखेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स के डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये आपने पूरी डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो तकरीबन आधा पेज तक आपका हो जाएगा, जिसमें आप उसकी डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे रहे होंगे और फिगर ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद कह रहे हैं प्रूव दैट द मास अटैच्ड। अब आपने प्रूव देना है तो मैथमेटिकल प्रूव होगा। अटैच स्प्रिंग एग्जिबिट SHM, तो उसमें ऐसे ही करेंगे कि जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो बराबर होती है -kx, F इज इक्वल टू -kx। अब वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो आपके पास अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा और उसका कोई ना कोई मास है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन मैं इस फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, ma। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू ma और -kx। अब एक्सेलरेशन यही रखिए, m को उधर ले जाके डिवाइड कर दें k से, तो ये k बाय m हो जाएगा। और ये जो k है और m है ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो इनका डिवीजन भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये हम लिख लेंगे माइनस ऑफ कांस्टेंट x। तो जब आप कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, और ये प्रूव हो जाएगा। और आप इसकी मोशन या मूवमेंट को अगर आप प्रूव करने के लिए जाएंगे, दे परफॉर्म वाइब्रेटरी मोशन, acceleration of the body varies directly with the displacement and the direction of acceleration towards the mean position। ये चीजें अगर आप लिख देंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 मार्क्स का इसमें दिया हुआ है, लेकिन अब जो है एग्जाम में वो 6 नंबर। इसी चैप्टर में से और करके दूसरा पार्ट वेव का दिया हुआ है, वेव मोशन। अब ये बताइए डिस्क्रिप्टिव वेव मोशन में अगर मैं पूरे चैप्टर को खंगालता हूं तो वेव मोशन के अंदर वो जो रिपल टाइम का पार्ट था वो डिस्क्रिप्टिव में दिया जा सकता है। यानी कि आपसे देखिए क्या करें, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस आप में नहीं है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। फिर डायफ्रैक्शन एंड सिंपल पेंडुलम, आपने इनको डिफाइन करना है टर्म्स को। अब ये बताओ, ये चैप्टर जो है ये रिफ्लेक्शन आपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी पढ़ा और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपने वेव्स में भी पढ़ा। क्वेश्चन रिफ्लेक्शन चैप्टर से नहीं है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से नहीं है। अब अगर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, और ये कह भी वेव रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको आपने एक्सप्लेन करना होगा विद द हेल्प ऑफ रिपल टाइम। तो जब रिपल टाइम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो ऊपर सबसे पहले रिपल टाइम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे व्हाट इज रिपल टाइम, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ना। तो आप पहले थोड़ा सा रिपल टाइम को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज रिपल टाइम, फिर रिफ्लेक्शन रिपल टाइम में कैसे परफॉर्म कराएंगे। आपको याद है कि एक ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते थे इंक्लाइन इनसाइड द रिपल टाइम, व्हेन द वेव स्ट्राइक्स सो दे रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल। तो ये आपके लिए रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए क्या करें, वी विल प्लेस अ ग्लास स्लैब इनसाइड द वाटर। तो शैलोअर और डीपर रीजन बनता था, याद करें। जो डीपर रीजन होता था वेलोसिटी इज मोर,
और शैलोअर रीजन में डेंसिटी बढ़ जाती थी, वेलोसिटी पे रेजिस्टेंस ज्यादा होती थी, तो वेलोसिटी क्या हो जाती थी, स्लो डाउन, तो वेवलेंथ रिड्यूस कर जाती थी। तो ये काम आप किसमें पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, किसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इंटरफेरेंस आपको नहीं किया है आपने। डायफ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, वी विल मेक अ स्लिट इनसाइड द वाटर। जब स्लिट बनाते थे तो वेव्स क्या बन जाती थी, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सर्कुलर। फिर आप डायफ्रैक्शन का डेफिनेशन वहां पे दे देंगे, फिर डिपेंडेंसी लिख देंगे थोड़ी सी, कि डिपेंडेंसी क्या देखेंगे कि इफ द साइज ऑफ द स्लिट इज कंपैरेबल विद द वेवलेंथ और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मैक्सिमम डायफ्रैक्शन विल अकर। इफ वी ओपन द साइज ऑफ द और इफ वी इंक्रीज द ओपनिंग ऑफ द स्लिट, तो डायफ्रैक्शन रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हैं, कम से कम डायफ्रैक्शन के लिए क्या लिखेंगे, बेंडिंग ऑफ वेव लिखेंगे। और सिंपल पेंडुलम के लिए उसकी डेफिनेशन आएगी, और सिंपल पेंडुलम के लिए आप क्या कर देंगे कि दैट परफॉर्म्स एज अ सिंपल आंसर। सर ये जो इंटरफेरेंस का आपने बात की है सर, अब तो ये आपने बोला फर्स्ट ईयर का, तो इन्होंने तो दिया हुआ है 2009 में दिया। तो सर 2009 के बाद से किताब तब्दील हो गई और SLOs चेंज कर दिए गए। तो जब वो चेंज हो गए तो वो आपसे नहीं पूछेंगे, समझ गए, आपका दिमाग उधर ही लगा रहा। मैं जो आगे बता रहा था वो आपने नहीं सुना। जिसको मैं क्रॉस कर देता हूँ ना कि ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। कहिए सर, हमने जो पढ़ा था कि अगर पहाड़ से कोई वेव जाए तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है, बिल्कुल, तो वो ऊपर की तरफ नहीं चली जाती ऊपर है, नीचे नीचे की तरफ। वो भी डायफ्रैक्शन का रीजन है। हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर एक इस तरीके से पहाड़ है और यहाँ पे एक वेव ट्रेवल, सपोज कि ये वेव जो है ना, ये कौन सी वेव है, सेकुलर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रेवल करनी हो तो मेरी कोशिश ये होती है कि उनकी वेवलेंथ जो है ना वो मैक्सिमम हो, लैम्डा की वैल्यू क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। अब जब लैम्डा वेवलेंथ ज्यादा होगी और जब ये पहाड़ की टॉप से हिट करेगी, तो हिट करने के बाद ये क्या हो जाएगी, इनर साइड के ऊपर बेंड हो जाएगी। जब इनर साइड के ऊपर बेंड होगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप इस वेव को रिसीव करो। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस पहाड़ को हटा दूं तो ये वेव क्या करती, सीधी की सीधी ट्रेवल कर जाती है और आप नीचे इंतजार करते रहते मैच के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पहाड़ से टकरा के नीचे आ रही है, इसका एक रीजन जो मुझे समझ में आता है वो तो ये डायफ्रैक्शन। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पे पहाड़ होता और ये वेव की वेवलेंथ बहुत कम होती, तो ये इससे स्ट्राइक करती और बहुत माइनर सा बेंड होती हुई ऊपर ही से गुजर जाती, नीचे नहीं आ पाती। इसका मतलब क्या है कि डायफ्रैक्शन इज गोइंग टू बी अकर दोज वेव्स मोर व्हिच इज हैविंग मोर वेवलेंथ। जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी डायफ्रैक्शन उतनी ही ज्यादा, जिनकी वेवलेंथ कम उनकी डायफ्रैक्शन उतनी ही कम। ये दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट बनाइए। ऐसी वेव जिसकी वेवलेंथ बहुत कम हो वो डायफ्रैक्ट होने के काबिल ही नहीं हो, यानी कि वो अगर कोई वेव डायफ्रैक्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट गोइंग टू बी बेंड। तुम खुद सोचो, मेरे पास बहुत छोटी छोटी बॉल्स हैं, मेरे स्टार्टिंग में आप कंसीडर करें कि मेरे पास पार्टिकल्स हैं थोड़े बड़े। मैं अगर यूं स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कराता हूं और ये बिल फर्ज दरवाजा खुला है तो इसमें से गुजर जाएंगे ना, क्योंकि साइज ज्यादा है, पार्टिकल का साइज कम है, दरवाजा बड़ा है, गुजर गए अंदर। लेकिन सामने जब दीवार से टकराएंगे तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे ना, क्योंकि दीवार उन्हें गुजरने नहीं देगी। वजह क्या है, क्योंकि दीवार के पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज हैं, बीच में से जा ही नहीं सकेंगे। अब ऐसे रिफ्लेक्ट होते हुए बेंडिंग होती रहेगी ना। ये बेसिकली जो रिफ्लेक्शन हो रही है ये क्यों हो पा रही है, क्योंकि जब वो एज से भी टकराते हैं तो वो बेंड नहीं कर पाते। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि पार्टिकल में छोटा करता जाऊं और इतने बारीक कर दूं कि उनकी डायमेंशन इतनी कम हो जाएंगी, जो दरवाजा है ना इसके अंदर भी तो पार्टिकल है, उन पार्टिकल्स के दरमियान से भी ये क्या कर जाए, इतने छोटे हो गए कि उसके दरमियान से भी क्या कर जाए, गुजर जाए। तो अब क्या होगा, अब जब मैं एक बीम यहां से स्ट्राइक कराऊंगा ना, तो ना वो बीम दरवाजे से रुकेगी ना सामने दीवार से, बल्कि सबको पेनिट्रेट करती हुई आगे चलती चली जाएगी। अभी बताइए, अगर बीम आगे जा रही है तो इसका मतलब क्या है, अब उसकी डायफ्रैक्शन कैपेबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, अब वो मुड़ नहीं पा रही है, क्योंकि पार्टिकल क्या हो गए, बहुत छोटे। एक्सरेज जो होती है उसमें डायफ्रैक्शन कैपेबिलिटी ना होने के बराबर 10⁻⁻10 एक स्ट्रॉन्ग होती है उसकी वेवलेंथ, मीटर्स कितने भी 10⁻⁻10 मीटर, बहुत ही कम होती है वेवलेंथ। इसका मतलब है उसके पार्टिकल बहुत ही बारीक होते हैं और बहुत क्विकली वाइब्रेट करते हैं कि हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट्स के अंदर से भी क्या कर जाते हैं वो, यानी कि सॉलिड बॉडी के अंदर से भी क्या करते हैं, पास ऑन। अगर वो सॉलिड बॉडी में से पास ऑन इजीली हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उनकी डायफ्रैक्शन कैपेबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। अगला देखिए,
अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 2010 में आया है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस हमने नहीं देखा है। आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, यानी कि ये अभी तक था, ये इंटरफेरेंस नहीं है। आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक डिस्कस टू ऑफ देम एंड ड्रॉ वन डायग्राम। तो ऊपर भी क्वेश्चन देने का एक मेथड था और एक मेथड ये है, दोनों से कंटेंट एक ही जैसे लिखने हैं आपने। यहाँ पे फर्क क्या है, इन्होंने चीजें कम कर दी है। उनकी डायग्राम भी आपसे मांगी है, और तो इसका मतलब क्या है, डायग्राम इधर बनेगी और फिर उस डायग्राम को आप एक्सप्लेन कर, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं। द डेप्थ, समझ गए? द डेप्थ ऑफ ओशन इज मेजर्ड बाय अल्ट्रासोनिक। एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। अब ये बताइए, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, उससे डेप्थ ऑफ ओशन फाइंड आउट करते। हाउ? आपके पास क्या होता है, एक शिप होती है जिसमें क्या लगा होगा, ये दैट इज गिवन इन द बुक। एक शिप होती है जिसमें क्या लगा होता है, एक सेंसर होता है और एक सेंडर होता है, एक जनरेटर होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर। अब देखिए ये शिप है, शिप के अंदर आप क्या करेंगे, यहां पे आपने एक अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर रखा है। अब ये जो वेव जनरेटर है, यहां पे आपने क्या किया, वी विल प्लेस अ स्टॉप वॉच हियर। यहां पे क्या कर लेते हैं, हम एक स्टॉप वॉच रख लेते हैं। अब जो स्टॉप वॉच है, वी विल ऑन इट। हम इस स्टॉप वॉच को यहां पे क्या करेंगे, ऑन करेंगे, और यहां से इस वेव को सेंड कर देंगे। अब ये वेव ट्रेवल कर रही है, यहां पे रिसीवर लगा है, ठीक है। अब ये वेव जाके नीचे स्ट्राइक करेगी और नीचे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और जब ये ऊपर पहुंचेगी तो आपने स्टॉप वॉच को, जैसे ही पहुंचती है पहली वेव, आपने स्टॉप वॉच को क्या कर देना, और स्टॉप कर देना। अब यहां पे आपके पास टाइम आ गया है, सपोज 5 सेकेंड्स। टाइम कितना आ गया, 5 सेकेंड। अब ये बताइए, द वेव विच यू आर सेंडिंग, दैट इज अ साउंड वेव। मैंने आपको बताया था अल्ट्रासोनिक क्यों कहला रही है, क्योंकि इतनी बारीक हो गई है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है कि वी विल नॉट बी एबल टू हियर इट। बट फ्रीक्वेंसी याद रखें दिमाग में, मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज भारी है या मोटी, भारी। आप में से कोई अगर बारीक आवाज वाला बोलता है तो उसकी आवाज क्या है, भारी। लेकिन मेरी और उसकी आवाज की स्पीड या वेलोसिटी क्या है, सेम। अगर सबसे बारीक आवाज होगी उसकी भी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। अल्ट्रासोनिक में चले जाओगे तब भी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो बताइए, नॉर्मली वेलोसिटी 332 340 तक कर लेते, 332 से 340। इफ द स्पीड ऑफ द लाइट वी आर कंसीडर, स्पीड ऑफ द वेव वी आर कंसीडरिंग 340 मीटर पर सेकेंड, तो वी नो देयर वेलोसिटी कि नहीं। मुझे क्या पता है इसकी, मुझे टाइम पता लग गया आने जाने में। तो बताइए, v और t पता है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, s = vt, यही है फॉर्मूला। तो बताइए, वेलोसिटी 340 और मल्टीप्लाई बाय टाइम 5, तो व्हाट यू विल गेट, मल्टीप्लाई करेंगे इसे, कर दीजिए 340 मल्टीप्लाई बाय 1700 मीटर। कितना आया भाई, 1700 आ गया आंसर। ये क्या होगी, नहीं, ये डेप्थ इस वजह से नहीं होगी कि ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके वापसी तक का है। चले, अच्छी बात है। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, आने और जाने का है। तो इसका मतलब क्या है कि वी विल, इफ हाँ, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द डेप्थ व्हाट वी विल डू, यानी कि डेप्थ के लिए आप क्या करेंगे, s को डिवाइड कर देंगे किसी से, तो 1700 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो मीटर, तो ये आपको डेप्थ सरफेस होनी चाहिए। अच्छा, क्या शाइनी सरफेस ही लाइट को रिफ्लेक्ट करती है? यहाँ पे कितनी सरफेसेस है जो कि शाइनी नहीं है? हम क्या कहते हैं, मैं जब भी कोई चीज पढ़ रहा होता हूं तो उसको 2 केसेस में पढ़ता हूं, सबसे खराब कब होगा और सबसे अच्छा कब। ना होने वाली कहानी नहीं पढ़ता। इवन के जो ब्लैक बॉडीज होती हैं वो भी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी रखने के बावजूद रिफ्लेक्ट कर रही होती है। काली चीज दिखाई नहीं देती मुझे, एक काला ऑब्जेक्ट मुझे नजर आता है तो इसका मतलब क्या, वो भी क्या कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट। जब हम कहते हैं ना रिफ्लेक्ट शाइनी सरफेस, तो इसका मतलब क्या है, इट शोज मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। समझे? साउंड वेव्स के लिए यह है, कोई भी सरफेस, हार्ड सरफेस अगर सॉफ्ट होगी, पोरस होगी, तो वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। नहीं समझे? जैसे लाइट ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, वैसा ही साउंड पोरस सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेगा।
वापस नहीं भेजेगा, तो मुझे सुनाई नहीं देगा, तो उधर मुझे दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं? तो साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए किसी भी चीज की, किसी भी वेव को, चाहे वो लाइट हो चाहे साउंड, क्या चीज रिक्वायर्ड है? अनदर सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। साउंड के लिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास हार्ड सरफेस नीडेड, और लाइट के लिए हार्ड सरफेस विथ शाइनिंग नीडेड। समझ रहे हैं? नहीं समझे? तो ये आप जो कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना पूरी, इस कैलकुलेशन को वर्डिंग में आप एक्सप्लेन करते जाएंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे। समझ गए? अच्छा, इसी तरीके से हमने इको पढ़ा था। इको के लिए हमने 17 मीटर डिस्टेंस निकाला था 34 मीटर के रिलेटिवली। याद करें कि आपको दो साउंड्स डिस्टिंग्विश आप उस वक्त कर पाते हैं जब उनके दरमियान डिस्टेंस 0.1 सेकेंड का जब डिफरेंस हो टाइम का। तो आपको दो साउंड्स मैंने ऐसे करके बताया था ना। अब ये जो दो नॉकिंग है इनके दरमियान डिफरेंस टाइम का अगर 0.1 सेकेंड से कम हो जाएगा तो यू विल बी एबल टू हियर अ सिंगल साउंड। इनके दरमियान फिर कोई गैप आपको सुनाई नहीं देगा। तो दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए मिनिमम टाइम कितना चाहिए? 0.1 सेकेंड। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए होगा? 34 मीटर। अब ये बताइए कि मैं अगर अपनी इको सुन पा रहा हूं तो उसमें क्या था? तो जो आवाज मुंह से निकलेगी वो 17 मीटर जाएगी, आगे 17 मीटर आएगी। तो अब जो निकलने वाली आवाज और आने वाली आवाज वो मुझे दो अलग अलग सुनाई दे रही होगी। जो निकलने वाली आवाज थी वो इस कान में आ गई और जो रिफ्लेक्शन आवाज थी वो इस कान में आ गई। दो कान, दो आवाजें, तीन कान, कितना आ गया? यहाँ नहीं, इको के लिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमने खुद से टाइम ले लिया कि लेट द टाइम इज 5 सेकेंड, व्हाट विल बी द गैप। लेकिन वहां पे बस इसके अंदर ये लिख लो, इसके अंदर ये लिख लो कि इको जो है वो भी इसका पार्ट हो सकता है। हाँ, इको रिफ्लेक्शन ऑफ इको थ्रू इको। सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। 2 types of waves are shown in the figure. सुनो भाई, आइडेंटिफाई तो पहले लिखना है कि A is transverse and B is longitudinal, each type of and explain anyone। अब बताइए, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो सबसे पहले किसी भी ट्रांसवर्स वेव्स की एक्सप्लेनेशन में पहले आप लिखेंगे कि why this one A1 the particle of the wave, the particle of the wave vibrating perpendicular to the propagation of energy। इसके अंदर ऐसा ही है। इसके पहले आप इसे लिखेंगे कि कौन सी वेव हो गई। अब जब एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? द पार्टिकल ऑफ द वेव वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलरली। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुन रहे हैं? अच्छा, एक और चीज मैंने पढ़ी थी, ये जो ERQs होते हैं ना, इनको लिस्टिंग की फॉर्म में उमूमन नहीं करा जाता। अब देखिए कितनी बड़ी जहालत। अपने जो SLOs की एक्सप्लेनेशन देते हैं उसमें ये मेंशन करते हैं कि स्टूडेंट को लिस्टिंग नहीं करनी, पॉइंट्स बना के नहीं लिखना। आपने जो भी लिखना है वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, वो खुद कहते हैं। और जो क्वेश्चन दे रहे होते हैं उसमें बाज़ दफा लिस्टिंग दे रहे होते हैं, ठीक है, एनी 3 पॉइंट्स, एनी 5 पॉइंट्स। नहीं समझ में? लेकिन वो उसमें ये नहीं कहानी होती कि पॉइंट्स में लिख रहे हैं, नहीं। वैसे इनका जो रूल है वो ये है कि आप पैराग्राफ में लिखें, लेकिन अगर पॉइंट्स में भी लिखते हैं ना तो वो कोई टेंशन नहीं होती, वहां पे बस नहीं होता इसमें। अच्छा खैर, अब आप सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? हाउ डू वी जनरेट इट? बाय अप्लाइंग कौन क्या? अप एंड डाउन, जर्क अप्लाई करके हम क्या, ठीक है ना, समझ रहे हैं? जर्क अप्लाई करके हम कौन सी वेव जनरेट करते हैं, कहां से। तीसरा क्या लिखते हैं कि इसमें क्या चीज फॉर्म होती है? क्रस्ट और ट्रफल। फिर इसमें वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ। ये अच्छा, फिर एम्पलीट्यूड को भी डिफाइन करेंगे कि हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, ठीक है ना, हाइट ऑफ
पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, ये सिर्फ हाइट नहीं होगी, ये कहलाएगा मैक्सिमम हाइट। यहां पे आप लिखेंगे क्या, यानी कि एम्पलीट्यूड उस वक्त बनेगा जब वो हाइट क्या हो चुकी हो, अगर मैं जड़ छोटा मिलके बहुत बड़ा हूं, तो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जड़ का होगा। फिर से कहिए। एक जड़ छोटा लूंगी, ऐसा नहीं है, और एक बहुत आपकी मर्जी से नहीं आ रहे होते। जब भी वेव्स, सुन ले, जब भी वेव जनरेट की जाती है ना, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो ड्यूरिंग ऑसिलेशन चेंज नहीं हो। ये नहीं है कि मैंने एक का एम्पलीट्यूड छोटा और एक का बड़ा दे दिया, फिर आप ऐसे एम्पलीट्यूड्स बना के वेव को, अब देखिए, जो वेव छोटी बनाई होगी वो छोटी ट्रेवल करेगी, जो बड़ी बनी होगी वो बड़ी ट्रेवल करेगी। लेकिन आप उसको स्टडी, नहीं करता। जब मैं स्टडी करूंगा तो फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंटली सेम आइडेंटिकल वेव्स जनरेट होनी चाहिए, समझ गए। अच्छा, यहां पे क्या होगा, ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा ये टू एंड फ्रो मोशन पार्टिकल करते हैं। टू एंड फ्रो जर्क अप्लाई करके आप क्या करेंगे, इसका अप एंड डाउन नहीं, टू एंड फ्रो। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, कंसेक्यूटिव क्रस्ट या कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान क्या होगा। अच्छा, यहां पे ये भी कहेंगे कि क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यहां पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। समझ रहे हैं। सर कॉन्ट्रैक्शन में मैक्सिमम, रेयरफैक्शन नहीं, सब में, दोनों में। जो मिडिल, अब देखें, ये देखिए कैसे मैक्सिमम, समझे भाई, ये नॉर्मल स्टेट है। अब अगर मैंने कंप्रेस कर दिया तो ये दब गए ना, और अगर मैंने एक्सपेंड किया इसे तो ये खुल गए हैं। देखिए, जब एक्सपेंड करूंगा तो रेयर फैक्शन में एक्सपेंड मैक्सिमम हो चुका होता है ना, कंप्रेशन में मैक्सिमम क्या हो चुका होता है, कंप्रेस। तो रेयर फैक्शन में भी एक्सपेंशन मैक्सिमम एनर्जी होगी, और कंप्रेशन में भी कंप्रेशन मैक्सिमम एनर्जी होगी। लेकिन पूरे वेव में वो पॉइंट जो कि अपने नॉर्मल स्टेट पे होंगे, मसलन होगा क्या, एक तरफ कंप्रेस होगा, उसके बाद नॉर्मल आएगा, फिर अगला क्या होगा, एक्सपेंड होगा, फिर नॉर्मल आएगा, फिर कम, जैसे कि यहां पे पहले क्रस्ट होगा, फिर नॉर्मल आएगा, फिर ट्रफ आएगा, फिर नॉर्मल, फिर क्रस्ट आएगा, फिर नॉर्मल, फिर ट्रफ, ऐसे ही चल रहा है। यहां पर भी पहले कंप्रेस, फिर नॉर्मल, फिर एक्सपेंड, फिर नॉर्मल, फिर कंप्रेस, फिर नॉर्मल, ऐसे ये प्रोपगेट हो रही है। सर जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव से कम स्पीड पे क्यों जाती है। फिर से कहिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड ज्यादा क्यों होती है ट्रांसवर्स। ये कौन कहता है। बुक पे लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं, वाकई आपने पढ़ा है, सर कौन ग्रेट, जबरदस्त। अगर है तो ये हम सब के लिए इंफॉर्मेशन, मैंने नहीं देखा। सर 1/2 से भी कम होती है। 1/2 से भी कम। मतलब हाफ से लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड होती है ना, ट्रांसवर्स वेव। ग्रेट भाई, जबरदस्त, अच्छी चीज। लेकिन मुझे आप जो शॉर्ट भेजेंगे तब फिर मुझे अंदाजा होगा। नहीं, अभी नहीं, ये चीज समझ में आ गई, वेवलेंथ वगैरह हो जाएगा। अच्छा, देखो ये बहुत ही अच्छा वर्ड लिख रहा है जिसको हमने डिस्कस ही नहीं किया। लो भाई, ये देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड इज द लाइन डेंसिटी। एम्पलीट्यूड जो है वो इसकी लाइन डेंसिटी कराएगी, यानी कि एम्पलीट्यूड यहां पे अगर मैं देखूं तो एनर्जी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यहां पर होगा ना। अब यहां पे ये जो लाइंस बनी हुई है इनकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि छोटे से रीजन में मैक्सिमम लाइंस आ गई, समझ रहे हैं। अब अगर वो छोटे से रीजन में अगर मैक्सिमम लाइन आ रही है तो वहां का भी एम्पलीट्यूड क्या कर सकते, और छोटे से रीजन में अगर मिनिमम लाइन आ रही है तो भी आपके पास एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। यानी कि यहां पर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और यहां पर भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब देखिए, यहां पर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और यहां पर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, समझ रहे हैं। 5 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड देख रहे हैं, 5। अब ये लिस्टिंग हो जाएगी, डेप्थ ऑफ ओशन है ना। लेकिन अब आप ये करें कि आप नहीं, अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर चले जाएं, ये जो एरोनॉटिकल्स में होता है वहां पर आती है। अब 50 चीजें आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। केमिकल के अंदर कहाँ होगा, मेडिकल, सही ट्रांसवर्स वेव्स हैं शोन इन द डायग्राम। सुनो भाई,
5, 15, 25, 35, 45, 55। डिस्टेंस किस में दिया है? तो जो डिस्टेंस दिया है इसके रिलेटिवली मैं क्या निकाल सकता हूं? लेंथ ऑफ अ वेव। तो बताइए यहां से यहां तक की लेंथ अगर देखूं तो ये 15 और 5 20 सेंटीमीटर आ गई वेव। तो भाई लैम्डा किसके बराबर आया? अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन है? 2 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड है। तीसरी क्या इंफॉर्मेशन देखिए, 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड। तीसरी इंफॉर्मेशन वेव्स कितनी आ रही है देखो भाई, ये 1 2 तो यहाँ पे 3 वेव, 4 नहीं है। अभी टाइम पीरियड नहीं निकाले, टाइम पीरियड बाद में निकलेगा, पहले तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमने देख लिया। अब बताइए नीचे क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड? 2 क्या? 2 सेंटीमीटर। पागल, हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मेजर किया ना एम्पलीट्यूड, सेंटीमीटर में एम्पलीट्यूड मेजर किया। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन द अबव फिगर। अब वेवलेंथ आपने 20 सेंटीमीटर बता दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। अब ये कहता है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, देखो तुम्हें बता रहा है फ्रीक्वेंसी कितनी है। लैम्डा किसके बराबर आ गया? 0.2 मीटर्स। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा है? अब आया हर्ट्ज, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो f कितना है? अच्छा, जितनी देर आप लोग 2 कहने में लगाते हैं ना, और जितनी देर आप लोग 2 सोचने में लगाते हैं, अगर उतना टाइम आप क्वेश्चंस के एसेंस पे लगाएं, उसकी बेस पे लगाएं कि भाई ये जो 2 इन्होंने कहा है इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ 2 मीटर। अच्छा, अब आपने किसी ने भी दिमाग में नहीं सोचा होगा कि ये जो फिगर दी गई है, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी वेवलेंथ वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे कितनी वेव्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये वेव्स जो है वो 1 सेकंड का डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रही। इसका मतलब क्या है कि जब 10 वेव्स बनेंगी तब 1 सेकंड मुकम्मल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आधे सेकंड में कितनी वेव्स बनेंगी? 5। और यहाँ पे कितनी है? तो इसका मतलब क्या है कि आधे सेकंड से भी कम टाइम की वेव्स है। ये नहीं सोचा आप लोगों ने, क्यों? क्योंकि आप लगे थे किसके पीछे? 2 के पीछे। तो आप उसको रहने दिया करें, जो क्वेश्चन का सेंस दिया जा रहा है ना। अब फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड क्या होगा? 0.1 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि इसका टाइम 0.1 सेकंड। मैंने कैसे बताया? टाइम पीरियड जो होगा वो 1/f होगा, यानी कि 1/10, यानी कि 0.1 सेकंड। एक वेव 0.1 की, दूसरी भी 0.1, 2 गए तो 0.3 सेकंड हो जाएगा, और 10 बनेगी तो 1 सेकंड। 1 सेकंड में वेव्स कितनी आई? 10। तो फ्रीक्वेंसी कितनी बनी? 10। समझ गए? सर फिर जो ये वेलोसिटी है ये फिर 2 नहीं आएगी। किस वास्ते? आपने तो बोला 2 ना करो। आप लोग ना करें, 2 खुद ही से आ जाएगा। आप लोगों ने दिमाग जहां इस्तेमाल करना है वहां लगाएं। मैं अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं पाया होता और आप लोग मल्टीप्लाई करके, क्या मकसद होता है इसका? पहले जवाब देंगे। अच्छा, पहले जवाब देंगे तो इससे क्या फायदा होगा? आप लोग की इज्जत बढ़ेगी। नहीं, कॉन्फिडेंस तो नहीं आता, लेकिन इज्जत ज्यादा होगी ना। ये जिस दिन आप इस चक्कर में कि हमारी इज्जत ज्यादा हो, पता है जब बंदा इस चक्कर में आता है ना कि मुझे बताया या समझाया जाए, उस सिचुएशन में आपकी लर्निंग जो होती है ना वो जीरो हो जाती है। ये याद रखें, ये होता ही है। एप्रिसिएशन कहीं और से मिल रहा हो उस वक्त जब आप चाहते ना हो, वो आपके लिए पॉजिटिव कहलाता है। लेकिन एप्रिसिएशन आपको उस वक्त मिले जब आपकी ख्वाहिश हो कि हाँ मुझे चाहिए, वो एप्रिसिएशन आपकी लर्निंग को खत्म कर देता है। ये किसकी थ्योरी है पता है आपको? नहीं, तालियां उससे भी खराब चीज है। अब आप तालियां बजा के पता है क्या कर रहे हैं? तालियां बजा के आप कह रहे हैं कि सर क्या बात की आप थोड़ी देर तक। जब आप किसी के लिए ताली बजाते हैं ना तो इसका सब जानते क्या है? जब आपने तालियां बजाते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि अभी आपने इतनी जबरदस्त बात की है ना कि हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट का गैप दें और इसकी खुशी में रहे आप। ये रियलिटी है, जहालत है सबसे बड़ी। इसका मतलब है कि जो मैंने बात की थी ना वो तो गई। बताएं, अगर ऐसा होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बात किया करते थे सहाबा से, तो हर पहली, दूसरी या तीसरी बात पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा तालियां बजाते। लेकिन सिचुएशन क्या होती थी कि जब आप बहुत अहम बात सुन रहे होते हैं ना,
अच्छा, घर में जब अब्बा अच्छी बात करते हैं तो तालियां बजाते हैं? उसका रीजन क्या होता है कि आपका जहन लर्निंग पे या फोकस पे? हमने ये जो तालियों का कल्चर रखा है ना, बेहतरीन कल्चर। यानी कि सबसे पहले जो सामने बंदा खड़ा होता है ना अच्छी बात करने के लिए, आप उसको चढ़ा देते छत पर, और जब वो बिल्कुल ऊपर चला जाता है ना तो आप नीचे बैठ के कहते हैं कि चलो भाई फासला इतना हो गया, आप तू बकता रहे, अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। लेकिन जब आप फोकस होते हैं ना, मस्जिद में कभी तालियां बजते हुए देखी आपने? नहीं। रीजन क्या होता है कि ये एक साइंटिफिकली एक प्रूवन चीज है। क्लास है बच्चों के लिए, हम आप बच्चे की अप्रिसिएशन के लिए कीजिए, लेकिन यहां पे ना करें। अब किसी ने अगर अच्छा आंसर कर दिया तो अचानक अगर आप, मैं खुद तारीफ कर रहा होता हूँ ना, लेकिन ये तालियां इंतहाई बेकार बकवास है। अच्छा भाई, अगला 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 नेक्स्ट, चले उसको नेक्स्ट नेक्स्ट। सुनो भाई, how are the mechanical electromagnetic waves differ from each other? Give 5 points में इन दोनों के डिफरेंसेस बात करें। पहला सोर्स बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सोर्स क्या होता है? कोई बता सकता है? नहीं, मैंने ये आप लोगों को किसी और चैप्टर में पढ़ाया था। बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे होती है? जब हम किसी वायर में से करंट को पास करते हैं तो मैग्नेटिक वेव्स बिल्डअप होती है। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज सेड टू बी द सोर्स, द थिंग व्हिच जनरेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप सोर्स किसको ले रहे हैं? मीडियम को। गलत हो जाएगा, मीडियम नहीं। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जो ट्रांसफर वेव्स, अब ट्रांसफर वेव्स पानी के अंदर क्या होगा? पत्थर होगा जो बंदे ने फेंका है। रोप के अंदर वो बंदा होगा जो कि जल सप्लाई कर रहा है। समझ में आती बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होगा कि व्हेन वी पास द करंट थ्रू अ वायर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर गोइंग टू बी जनरेटेड। सोर्स हो गया। अब दूसरी बात करेंगे इनके मीडियम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो मीडियम इज नीडेड और रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपगेशन, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो मैकेनिकल के लिए मीडियम इज नेसेसरी। दो बातें हो गई। तीसरी चीज इनकी स्पीड। तीसरी चीज की क्या बात करूंगा मैं? स्पीड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल फास्टर एज कंपेयर टू द मैकेनिकल वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो लाइट भी है ना, तो मुझे ये बताइए कि मैं ये कह सकता हूं लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। All electromagnetic waves travel with the same speed. That is the speed of light, having more speed as compared to mechanical. Mechanical waves speed depends upon the medium density. Medium के ऊपर डिपेंड करेंगे। उसमें भी कभी कभी वेरिएशन आती है, लेकिन उमूमन कंपैरिजन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल फास्टर एज कंपेयर टू द मैकेनिकल। हाँ कहिए बेटे। सर लेकिन आपने कहा था दोनों सबकी स्पीड सेम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। लाइट जो होती है वो इतनी तेजी से हमारे पास आती है एज कंपेयर टू हीट। हाँ या करें नहीं, ये किसने कहा? हीट जो ट्रेवल करती है वो अगर उसको मीडियम अकॉर्डिंगली, हीट की ट्रेवलिंग जब एयर में से हीट ट्रेवल करेगी तो दोनों की स्पीड अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। आप उसको फील कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों की। हम एक कमरे के अंदर, ये बताइए कि एक जगह मैंने बल्ब ऑन किया, उसकी हीट तुम तक देर में पहुंचेगी, लेकिन लाइट, अब देखिए होता क्या है, जो तुम तक हीट पहुंची है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। जैसे ही बल्ब ऑन हुआ ना, तो बल्ब ऑन होने के बाद बल्ब से हीट 3 तरीके से निकली। एक तो कंडक्शन थी जो कि नहीं था, एक कन्वेक्शन थी जो कि ऊपर जा रही थी, लेकिन वो कन्वेक्शन थोड़ी बहुत सामने भी तो ट्रेवल कर रही थी ना, बहुत माइनर पहुंची। लेकिन तीसरी थी रेडिएशन, जो रेडिएशन के थ्रू तुम तक हीट पहुंची है, उसकी स्पीड और लाइट की स्पीड दोनों सेम थी, लेकिन तुम तक कम क्यों पहुंच रही है? क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है, तुम उसको सेंस नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है कि whenever there is no medium and you want to travel, both the light and heat both will travel with the same speed. in कौन सा मीडियम? in no medium, यानी कि जब मीडियम नहीं हो। तो if heat is traveling in the form of a radiation, all radiation having the same speed, whether these radiations are the X-rays, gamma radiation, heat waves, radio waves, सब की सब बिल्कुल वहां से हीट जो आ रही है लाइट, लेकिन आपको वो ट्रेवल होती भी, या अब बताइए जब अर्थ पे पड़ती है तो पढ़ने के बाद में तो पार्टिकल्स आते हैं ना, तो उनकी वाइब्रेशन के थ्रू भी ट्रांसफर।
अब लाइट जो है ना वो वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसफर नहीं हो पा रही होती, तो इस वजह से लाइट की ट्रैवलिंग बिल्कुल अलग से डिस्कस की जाती है, लेकिन है दोनों बेसिकली सेम। अच्छा, स्पीड भी हो गई, ट्रैवलिंग भी हो गई, फिर उनकी एग्जांपल्स हो सकती है, हो गए 5 मिनट। ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी को वेरिएट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन के लिए मेरे पास मुश्किल होगी, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स की एम्पलीट्यूड की वेरिएशन पे आएगा, लेकिन एग्जांपल्स के थ्रू आपके पास 5 वो आ जाएंगे, और डिफरेंसेस बुक के अंदर उससे ज्यादा दिए हुए, इनकी स्पीड्स की वेरिएशन आती है, वेवलेंथ एक में ज्यादा और एक में कम, यानी कि बहुत ज्यादा। अब जो साउंड वेव्स हैं या लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसकी वेवलेंथ किलोमीटर्स में होती है, लेकिन नॉर्मल वेव कभी आपको समंदर के अंदर वेव किलोमीटर में नहीं नजर आएगी। तो वहां पे वेव बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। अनवांटेड नॉइज कैन बी द सोर्स ऑफ, सुने भाई, स्ट्रेस एंड इरिटेशन ऑफ मैनी पीपल इफ इट। अब ये बताइए, ये इसका बैड इम्पैक्ट है, हैजर्ड्स है किस चीज के, नॉइज के। तो बताइए, डिस्कस द नॉइज पॉल्यूशन हैज बिकम अ थ्रेट फॉर, समझ रहे हैं भाई, ग्लोबल लिविंग एनवायरमेंट, यानी कि हमारे लिविंग। अब वो कैसे हो सकते हैं, उनसे बचाव कैसे, तो ये तमाम टॉपिक्स साउंड चैप्टर के एंड के ऊपर डिस्कस हुए हैं और हमने भी किए, तो अब आप देख लीजिएगा तो आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है। अगला देखिए भाई, हाउ कैन द वेव विद द रबल टैंक मेड टू ट्रेवल मोर। अब ये देखिए क्वेश्चन की इन्होंने ये चेंज कर दिया है, पहले जो था वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करके कहते थे, अब ये कह रहे हैं हाउ कैन द वेव इन द रबल टैंक मेड ट्रेवल मोर स्लोली। बताइए, अगर मैंने रबल टैंक में वेव की स्पीड को कम करना है तो क्या करूंगा, करूंगा क्या, रिफ्रैक्शन तो फिनोमेना। ग्लास लैब, वी विल प्लेस अ ग्लास लैब इनसाइड द वाटर एंड डेवलप डिफरेंट डेप्थ ऑफ वाटर। शैलोअर रीजन के अंदर क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी और डीपर रीजन में स्पीड बढ़ जाएगी। Then शैलो में कम हो वही तो बोल रहा हूँ। और यार समझ में आ गई ना बात, शैलो डीप कहां से होगा, पागल। What happens when effect on the, अब ये बताइए, जब ये चीज परफॉर्म होगी तो फिनोमेना कौन सा हो गया, रिफ्रैक्शन। फ्रीक्वेंसी में क्या इफेक्ट आएगा, नो इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। जबकि वेवलेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी इफ इट इज एंटरिंग इनटू द डेंसर और द शैलोअर रीजन। डिस्क्राइब 5 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड डेली लाइफ। अच्छा भाई, मेडिकल वाला लिख सकते हैं डेली। तो डेली लाइफ के अंदर क्या होता है, क्या लोग क्या अलग से वक्त लेके बीमार पड़ते हैं, आम जिंदगी तो होती है जिसमें काम हो रहा होता है। डेली लाइफ का मतलब ये नहीं होता, डेली लाइफ में क्या आप आम तौर पे किस चीज को देख रहे हैं। आपको कोई बंदा अगर अल्ट्रासाउंड कराने जा रहा है तो वो डेली लाइफ ही कराएंगे। सुनो भाई, नेम द गिवन इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्शन। अब इसका नाम बताना है, या आप देख लिया, इसकी कंप्लीट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। अब इनको किसी दो को डिस्क्राइब करना है, तो आप पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। सेम है कोई बात नहीं, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया। हाउ आर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। सेम आ गया 5 पॉइंट। अब एकॉस्टिक इज द स्टडी ऑफ, सुनो भाई, वेव, वाइब्रेशन एंड साउंड। एकॉस्टिक स्टडी ऑफ साउंड कहलाती है। अब जरा दिमाग में रखिएगा कि एकॉस्टिक्स का कॉन्सेप्ट क्या आता है। एकॉस्टिक साउंड को कहते हैं। साउंड कहां पे जज किया जाएगा, अगर मैं कोई एक बहुत बड़ा हॉल बना रहा हूं जहां पे कोई बंदा खड़ा होकर एड्रेस करेगा, तो जो साउंड्स, जो हॉल की डायमेंशंस होगी, इवन के जब कमरे बनाए जाते हैं तो इनका भी ख्याल किया जाता है। जब रूम्स बनते हैं तो इसकी विड्थ या लेंथ के रिलेटिवली उसमें बाकायदा कुशन्स या पर्दे जो हैं वो लटकाए जाते हैं, ताकि साउंड, जो अनडिजायर्ड साउंड है वो एब्जॉर्ब हो जाए और जो साउंड रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमाइज हो जाए। साउंड को मैक्सिमाइज रिफ्लेक्शन के थ्रू करूंगा और अनडिजायर्ड साउंड को एब्जॉर्प्शन जो कर रहा हूं वो पोरस सब्सटेंसेस से एब्जॉर्ब की जाएंगे। समझ रहे हैं? ये तमाम कॉन्सेप्ट्स किस चीज के आते हैं, एकॉस्टिक्स। क्योंकि साउंड ज्यादा चाहिए तो कम साउंड को बढ़ाऊंगा। बादशाही मस्जिद किसी ने विजिट की है? नहीं।
शाही मस्जिद ये दो मसाजिद है ना, एक फैसल मस्जिद। दो मसाजिद है। एक मस्जिद लाहौर में है, वो कौन सी है? बादशाही मस्जिद है ना, बादशाही। और एक शाही मस्जिद है, सुन तो लो यार, वो है ठट्ठा में। यहाँ पर जो ठट्ठा में मस्जिद है, सुन तो ले, जो ठट्ठा में मस्जिद है वो मस्जिद ऐसी मस्जिद है कि उसके अंदर तकरीबन 99 गुंबद है। जो टॉम होता है, गुंबद जो होते हैं वो 99 है। और वो बनाने का मकसद ये है कि वहां पे जब इमाम जब क़िरात कर रहा होता है अपनी जगह पे खड़े होके, तो वो उस गुंबद की डायमेंशंस उन्होंने ऐसी बनाई है कि वो उस गुंबद में आवाज गूंजती है, गूंजने के बाद फिर वो दूसरे गुंबद में जाती है, और वो पूरे गुंबद कॉर्नर्स पे लगे हुए। और जब वहां पे बंदा बोलता है तो वो मूवमेंट जो होती है, ये पूरा एकॉस्टिक्स कहलाती है। 700-800 साल पुरानी मस्जिद है वो, और उसके अंदर ये पूरी एकॉस्टिक्स बगैर स्पीकर्स के अजान होती है और नमाज होती है वहां पर। तो इसका रीजन क्या है कि वहां पे बाकायदा एकॉस्टिक्स को यूज किया गया। समझ रहे हैं? मसलन एकॉस्टिक्स ये भी कहलाती है कि यहाँ पे स्टेज के ऊपर खड़े होके जब आप कौमी तराना पढ़ रहे होते हैं और अचानक स्पीकर रुक जाता है, तो एकॉस्टिक्स पे काम कर रहे होते हैं, जल्दी जाओ क्या हो गया, माइक सही नहीं चल रहा, माइक हिला रहे हैं आमतौर पे, है ना। तो वो जो आप हिला रहे थे, इसका था क्या, आप एकॉस्टिक्स के ऊपर वर्किंग कर रहे होते। यानी कि अगर साउंड कम है तो जहां पे नहीं पहुंच रही वहां पे कैसे पहुंचाऊं, और जहां पे ज्यादा पहुंच रही है उसको कम कैसे करूं। ये दोनों केसेस आ जाते हैं। तो ये है इसके अंदर, डिस्क्राइब एनी 5 पॉइंट्स, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। एकॉस्टिक प्रोटेक्शन, आवाज जो कम है उसको प्रोटेक्ट करके आगे तक कैसे पहुंचाया जाए, और जो आवाज ज्यादा उससे आपके कान है वो कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। दोनों चीजें आ जाएंगी, सही। तो फिर पीछे नहीं जा सकेगी। इसका मतलब क्या है, जो लोग जहां बैठे वहां पे साउंड को बाकायदा स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है। ऐसे ऐसे हॉल्स बनाए जाते हैं जिनकी छतों को बाकायदा कर्व बनाया जाता है कि वो हर पॉइंट के ऊपर साउंड वेव जो है वो इक्वली हाँ वेरिएट करते हैं। राइट द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। देखो भाई, राइट फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ वेव, v is equals to f lambda, v is equals to f lambda। अब अगर मैं इसको प्रूफ करने के लिए जाऊं तो इसका प्रूफ मैंने सिखाया था आपको। आप देखें इसका प्रूफ करने के लिए जाएं तो आपके पास क्या है, आप ऐसे करके सुनिए, आप एक वेव बनाएंगे ऐसे, यहां से यहां तक ट्रेवल करने में वेव को टाइम जो लग रहा है वो t लग रहा है, और इसने जो डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक, इसको मैंने क्या कर दिया s। तो मेरे पास फॉर्मूला हो गया s इज इक्वल्स टू vt, s इज इक्वल्स टू vt, v इज इक्वल्स टू s अपॉन t, या s इज इक्वल्स टू। अब ये बताइए s क्या है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। तो बताइए इसका ट्रेवल्ड डिस्टेंस क्या वेवलेंथ नहीं हो सकता? हो सकता है। तो मैं s की जगह क्या लिख सकता हूं, लैम्डा, वेलोसिटी की v रहने दें। अब ये जो लैम्डा है वेवलेंथ, ये लैम्डा वेवलेंथ के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल। तो जो स्मॉल टी है उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कैपिटल टी। अब ये बताइए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंदर जो रिलेशन आता है वो रिलेशन क्या होता है कि v अपॉन f, यानी कि t जो होता है वो 1 अपॉन f के बराबर होता है। तो मैंने इस t की जगह क्या लिख लिया, 1 अपॉन f, तो ये v अपॉन f हो गया। अब f को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। समझ गए? अच्छा, वेव आर ओनली मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। 4 एग्जांपल्स दें जिसके अंदर मैटर ट्रांसफर ना हो रहा हो, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर। मसलन वाटर वेव्स, वाटर वेव्स, आप किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करके इफ यू थ्रो द स्टोन, तो ऑब्जेक्ट या शिप जो होगी वो अप एंड डाउन मूव कर रही होती है, कश्ती, लेकिन एनर्जी इज ट्रेवलिंग और ट्रांसफर टू द बैंक ऑफ द रिवर। पहला हो गया। साउंड के अंदर वॉट एवर वी आर स्पीकिंग, उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग एट देयर ओन पोजीशन बट वी विल बी एबल टू हियर द साउंड। 2, तीसरा सोचो भाई, एक रोप के ऊपर एक रबन बांध दीजिए एंड व्हेन वी जर्क अप्लाई जर्क ऑन द रोप, वेव ट्रेवल होकर वापस आएगी, रबन अपनी जगह रहेगा। इसी तरीके से किसी स्प्रिंग पे भी ऐसा कीजिएगा तो स्प्रिंग अपनी जगह ही रहेगा। स्प्रिंग पे भी कोई रबन बांधिए और उसको कंप्रेस करें तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन फॉर्म होगी। लेकिन तो 4 एग्जांपल जबरदस्ती करके दे दी गई हैं, आप इसको फर्दर भी हम ढूंढ सकते हैं क्या है। सही है। इसके बाद
Zen is a social worker who wants to create awareness of regarding the use of acoustic protection. क्या? Acoustic protection हम उसको. In the major cities of Pakistan. In the major cities of Pakistan. अब ये कह रहा, सुने भाई, सुने. He is planning to publish a brochure to explain the advantages of acoustic. अब यहाँ पे जहालत ये आ रही है कि इन्होंने acoustic protection के points पूछ रहे थे, ऊपर कहानी बना डाली. तो आपने क्या करना है, acoustic protection जो अभी हम देख रहे थे जनरल पब्लिक के लिए, उसके लिए क्या क्या बात है, वो आपने 5 advantages लिखने हैं. ब्रोशर क्या लाता है, किसी भी, अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट की या कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं ना, उस प्रोडक्ट के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं वो रिटन फॉर्म में अगर आपको देता हूं, बुकलेट होती है वो ब्रोशर, वो जैसे गाड़ी, वो ब्रोशर कहलाता है. जिसमें किसी भी ब्रोशर कहलाता है, जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को आप देना चाहें रिटन फॉर्म, वो ब्रोशर. जैसे बुकलेट नहीं बनाते प्रैक्टिकल, बिल्कुल रिटन में कोई चीज रिटन इन द फॉर्म ऑफ बुकलेट हो, वो ब्रोशर कहलाता है. समझ गए? समझ गए? Acoustic का, लेकिन अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिए वो अच्छी खासी ज्यादा दिए ना, और वो जो पार्ट है ना इतना सा, इस पार्ट के अगर आप हिस्से करेंगे 2 से 3, तो यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, बहुत सारा लिख सकते हैं आप, लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत है. ना पढ़े तो फिर कहानियां ही लिखेंगे आप लोग. 5 सुनो भाई, 5 डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड, देखिए 18 में आया हुआ है. डिफाइन टर्म एको, देखिए मैंने उसे एको का बताया. अब ये बताइए, व्हेन एन, सुने व्हेन एन एम्प्टी रूम, व्हेन एन एम्प्टी रूम स्टार्ट्स टू गेट फिल्ड विद पीपल, लोगों से भर दिया जाए, तो क्या होगा, द एको इन द रूम डिक्रीजेस. कैसे एब्जॉर्ब होगी? क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहन रखे होंगे उसमें पोरस सब्सटेंसेस हैं. आपके जो कपड़े होते हैं, अभी आपको पता है एको कम है, लेकिन अगर आप सब लोग चले जाइए यहाँ से, ये जो क्लोथ होते हैं ना, ये बेसिकली पोरस होता है. पोरस सब्सटेंस हमेशा साउंड को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर. समझ में आ रही बात? साउंड को फिल्टर करने के लिए भी पोरस सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं. तो अब ये यही कह रहे हैं, एलैबोरेट द गिवन स्टेटमेंट. साउंड रिड्यूस क्यों होगी? क्योंकि आपके पास अब सिर्फ इसको यही नहीं रखेंगे, आप इसको एक्सप्लेनेशन के लिए एकॉस्टिक प्रोटेक्शन की तरफ भी ले जा सकते हैं, और 2-3 पॉइंट्स एडिशनल उसके साथ लिख सकते हैं. समझ में आ रही है बात? बस यही तक.